ट्रायल बैलेंस। अभी अभी आपने फाइनल अकाउंट बना किया, फाइनल अकाउंट इसी के बेस पे था। मैंने फाइनल अकाउंट इसलिए करवाया क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्रीज का मीनिंग तो फाइनल अकाउंट से ही क्लियर होता है। अब ट्रायल बैलेंस में कुछ करने को ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, ट्रायल बैलेंस क्या है? जैसे कि अपन ने पढ़ा, ये पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट से जस्ट पहले पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ये कब बनता है? जो अकाउंटिंग प्रोसेस है हमारी, उसमें सबसे पहले क्या होती है? रिकॉर्डिंग। अगर मैं अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करूं, सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, फिर क्या होता है? क्लासिफिकेशन। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर फाइनल अकाउंट बनते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है अकाउंटिंग प्रोसेस जो है। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, देन आफ्टर फाइनल अकाउंट। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? रिकॉर्डिंग हम जर्नल में करते हैं या सब्सिडरी बुक्स? सब्सिडरी बुक्स में करते हैं। और जो कैश बुक होती है, कैश बैंक की एंट्री सीधा जर्नल में ना करके कैश बुक में कर देते हैं। तो सबसे पहले जो एंट्री रिकॉर्ड होती है, इनमें से किसी में रिकॉर्ड होती है, या तो जर्नल, जिसे जनरल जर्नल कहते हैं, जनरल जर्नल। एक आम जर्नल जिसे आप जर्नल बुक कहते हैं, वो जनरल जर्नल ही होती है, क्योंकि ये जो सब्सिडरी बुक है ना, ये भी पार्ट ऑफ जर्नल होती है। सब्सिडरी बुक कौन सी बनती हैं? सब्सिडरी बुक्स बनती हैं, ये सब पार्ट ऑफ जर्नल होती हैं, पार्ट ऑफ जर्नल। ये भी स्पेशल टाइप की जर्नल होती हैं। सब्सिडरी बुक में आ गई सेल बुक, परचेज बुक, एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक। जनरली ये बनती है। इसके अलावा कोई और रिक्वायर्ड हो, जैसे डेटर की लेजर लगा ली, क्रेडिटर की बुक लगा ली, तो अलग बात है। जैसे अपन ने पढ़ा था सेल और रिटर्न जर्नल लगा ली। नॉर्मली ये बनती है सब्सिडरी। जर्नल ना बनाओ तो जर्नल में ही करो, ये ना बनाओ तो सारी एंट्री जर्नल में। जैसे क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, इसमें क्रेडिट परचेज, इसमें क्रेडिट सेल रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न। बी आर रिसीव की एंट्री आती है बस, बी आर रिसीव फ्रॉम द पार्टीज, और बीपी एक्सेप्टेड फ्रॉम द एक्सेप्टेड टू द पार्टी ओनली है। इसमें बी आर कैश हुए, बी आर डिसऑनर हुए, वो नहीं आता। अगर ये बुक्स नहीं लगाते आप, तो ये सारी एंट्रीज भी किस में मिलती हैं? जर्नल। मान लो मैंने बी आर बुक नहीं लगाई, बी आर आया तो क्या एंट्री करूंगा? बी आर टू राम श्याम, जो भी डेटर होगा। कौन सी बुक में जाऊंगा? जर्नल में। अगर मैंने बी आर बुक लगाई तो जर्नल में ना करके एंट्री कहां करूंगा? बी आर बुक में। मैंने परचेज लेजर नहीं लगाई, परचेज बुक नहीं लगाई, तो उधार परचेज की एंट्री कहां डालूंगा? परचेज काउंट डेबिट टू क्रेडिटर राम, कहां डालूंगा? जर्नल में। अगर मैंने बुक लगाई है सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, तो उधार परचेज की एंट्री परचेज बुक में डालूंगा, उधार सेल की सेल बुक में। ये जो 6 दिख रही हैं पार्ट ऑफ जर्नल है ये सब्सिडरी बुक। कुछ लोग ये सारी लगाते हैं 6 की 6। हो सकता है आपके यहाँ बी आर बीपी ज्यादा नहीं आते, 1-2 आते हैं, तो ये बुक ना लगाओ, दोनों 4 यही लगा लो। उधार एक आधा बी आर आया, एक आधा गया, तो बी आर टू डेटर जर्नल में डाल देना। क्या बुक लगानी है? ज्यादा एंट्री नहीं। एक बंदा कहता जी हमारे यहाँ वापस आता नहीं माल, जाता नहीं, साल में कोई एक आधी एंट्री। माल उधार खरीदा, ना वापस होता, ना हम लेते, ना सेल रिटर्न, ना परचेज रिटर्न, कोई एक आधी ट्रांजेक्शन है, तो फिर क्यों लगा रहे हो बुक? सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक ना लगाओ। कहाँ एंट्री करोगे उसकी? जर्नल में करोगे। हाँ, जर्नल में करो। सेल रिटर्न काउंट डेबिट टू डेटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, जर्नल में कर लो। अगर बुक नहीं लगानी, तो मेरा कहने का मतलब डिपेंड करता है आप इस 6 में से कितनी लगाओगे। सारी लगाओ या 2 लगाओ या 3, आपकी रिक्वायरमेंट में है। बाकी जो इनमें ना आई तो वो एंट्री कहाँ जाती है? जर्नल, जिसे जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर बोलते हैं लोग। जर्नल प्रॉपर, प्रॉपर जर्नल, जिस जर्नल का आप मीनिंग समझते हो वो वही जर्नल की बात कर रहा हूं, जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर। ऐसे जैसे बी आर डिसऑनर हो गया, बी आर आने की एंट्री तो कहां होती है? मान लो बी आर आया डेटर राम से टू राम, 1 लाख के 3-4 बिल आए हैं, 3 बिल आए 1 लाख के, एक 50 का है,
एक 30 का है और एक 20 का है। मैं कह रहा हूं 50 वाला कैश हो गया, मैच्योरिटी पे ऑनर हो गया, तो बैंक या कैश डेबिट टू BR एंट्री होती है। जर्नल बुक में करनी नहीं, मैं तो डेबिट क्रेडिट बता रहा हूं बस एस्पेक्ट। ये एंट्री कहां जाएगी? ये एंट्री जाएगी जर्नल, या अगर आपने BR बुक लगाई है तो BR बुक में डाल दो, BR बुक में कि हाँ राम से 3 बिल आए हैं 50, 30, 20। ये एंट्री कहाँ आएगी? कैश बुक में। मैं कहता हूं 30 का एक बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या करोगे? राम अकाउंट डेबिट टू BR करोगे ना, डिसऑनर हो गया तो 30 वाला बिल डिसऑनर हो गया। ये एंट्री कहाँ होगी? BR बुक में तो BR आने की खबर है, फेल हुआ कैश हुआ BR बुक में नहीं आता, कैश हुआ कैश बुक में आ गया। फेल हो गया तो ये इसके लिए जर्नल प्रॉपर है, जर्नल कह लो या जर्नल प्रॉपर कह देते हैं लोग, उसके सिवा और कोई नहीं। ये एक बिल 20 पेंडिंग है, ये पड़ा रहेगा। तो अपने को BR बुक बताती है BR किससे आए, BR कितने कैश हुए, कैश बुक, और BR डिसऑनर को तो संभालेगी कौन सी? जर्नल प्रॉपर, यानी जर्नल। डेप्रिसिएशन की एंट्री भी जर्नल, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री भी जर्नल। तो वही कहने का मतलब, जो एंट्री इन 6 में नहीं आई, कैश बुक की भी नहीं है, तो उसे क्या है? जर्नल में संभालना है। तो आपने सब्सिडरी बनाई या जर्नल या कैश बुक में लिखी। क्लासिफिकेशन का मतलब लेजर बनाना, यानी आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो, अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड, आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। लेजर बनाना जरूरी है, लेजर नहीं बनाओगे, जैसे BR अकाउंट बनेगा क्या? अगर BR बुक लगा रखी है BR अकाउंट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। पता कैसे लगेगा कितने BR पेंडिंग है? तो एक BR थोड़ी कई लोगों से आते हैं, तो BR अकाउंट में आएंगे BR कितने आए? 1 लाख। जब आप BR अकाउंट बनाओगे लेजर में तो पता लगेगा टू सन्ड्रीज फ्रॉम BR बुक, BR बुक से सारी एंट्रीज का टोटल कर लो। तो आपको जी टू राम ही लिख लो ना, राम जैसे और भी हो सकते थे, बाई चांस राम अकेला है तो लग रहा है आपको। सन्ड्री टोटल उठा लो, BR कितने आए, जितने BR कैश हो गए ऑनर हो गए वो लिख दो, कितने के? 50,000। डिसऑनर हो गए तो वापस डेटर अपन ने डेबिट कर दिया, डेटर कौन है? वो राम, कितने का? 30,000 का। बाकी ये बिल बुक बताती है BR बुक के बाकी बिल अभी पेंडिंग है। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने पेंडिंग है? 20,000 बैलेंसिंग फिगर। असेट्स में पड़ा है 20,000 के BR हमारे पास पड़े हैं। यानी BR बुक लगाने के बाद भी क्या बनाना पड़ेगा आपको? BR बुक लगाने के बाद भी BR अकाउंट लेजर में बनेगा। राम को उधार बेचा, हमने सुना, राम को उधार बेचा कौन सी बुक में? सेल बुक में। उसमें से कुछ वो वापस दे गया, कहाँ मिलेगा? जो वापस दे गया सेल रिटर्न बुक में। कुछ कैश पेमेंट दे गया कैश बुक में। BR आया BR अकाउंट में। तो कहने का मतलब, राम आया एक दिन हमारे पास, कहता जी साहब मेरा हिसाब कर दो, क्या लेना देना है मैंने, मैं दे देता हूँ। आप परेशान हो गए भी कैसे ढूंढूं, इससे क्या लेना है? सेल बुक ढूंढते हो, सारी सेल बुक राम 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 राम, कहाँ से राम को कब कब बेचा। फिर सेल रिटर्न बुक में छांटते हो कहीं राम से वापस आया माल, फिर देखते हो BR बुक में राम से कोई BR तो नहीं आया, फिर देखते हो कैश बुक में पेमेंट कितनी आई राम से, यही छांटते रह गए। राम को डिस्काउंट दिया, राम से पेमेंट आई, राम से BR आया, राम को माल बेचा, राम से सेल रिटर्न, फिर गलत हो गया, फिर गलत हो गया। आप उसको कहते हो भाई तू जा यार, हिसाब करके बता देंगे। कितना मुश्किल है, कितना बढ़िया रहता। आप क्या बनाओ? लेजर, राम से रिलेटेड एक पेज पे राम का अकाउंट बनाओ बुक में, और उस पे राम को सेल की तो आ जाएगी, सेल रिटर्न तो आ जाएगी, कैश आया तो आ जाएगी, BR आया तो आ जाएगी, सब कुछ ही आ जाएगा उसमें। तो उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगी, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि आप अकाउंट बनाएंगे, सारी एंट्री एक जगह इकट्ठी हो जाएगी ना राम की, तो आप कितना बढ़िया लेजर बनाओ, राम का अकाउंट देखो खोल के, बता दो हाँ जी भाई साहब इतने लेने हैं ऐसे। तो यानी आपको लेजर बनानी पड़ती है। लेजर एक जैसी एंट्रीज को क्या कर देती है? इकट्ठा कर देती है, दैट इज क्लासिफिकेशन। इसके बाद यहां पे क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, जिसे शॉर्ट में लोग क्या कहते हैं? TB, ट्रायल बैलेंस। ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, क्लैरिकल एरर को ठीक कर देता है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी,
भाई कम से कम डेबिट क्रेडिट करते हुए कोई गलती नहीं है। आपने पढ़ा होगा जब ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करता तो उसका डिफरेंस सस्पेंस में डालना पड़ता है। पहले तो कोशिश करते हो डिफरेंस मिल जाए, ना मिले तो सस्पेंस में डालते हो। तो ट्रायल बैलेंस अग्री हो जाना इस बात की भी गारंटी नहीं कि एवरीथिंग इज ओके। काफ़ी हद तक ओके है, तसल्ली है, श्योर नहीं। कोई पूरी एंट्री भूल गए, दोस्त को 10,000 का माल बेचा भूल गए तो दोस्त अकाउंट डेबिट टू सेल किया ही नहीं, तो टीबी फिर भी टैली है, ना डेबिट ना क्रेडिट। तो टीबी टैली होना गारंटी नहीं होती कि सब सही है, पर काफ़ी हद तक एश्योरेंस है कि चलो सब ठीक है। इसके बाद फाइनल अकाउंट बनता है। जब टीबी नहीं बनेगा तो फाइनल अकाउंट बना ही नहीं सकते। तो ये पूरी प्रोसेस है। फाइनल अकाउंट क्या करता है, इतनी बहियां आपकी देखो बुक्स हैं, कितनी लेजर है, सब्सिडरी है, जर्नल है, कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, लेजर बुक, जर्नल बुक। उसको निचोड़, उसका समराइज 2 पेज पे पूरा बिजनेस उतार देता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या हुआ, ट्रेडिंग P&L बना और बैलेंस शीट। 1 पेज पे ट्रेडिंग P&L, अगले पे बैलेंस शीट। ये समरी नहीं है क्या, 2-3 पेज पे पूरे बिजनेस का हाल कैसा है वो पता लग गया। सही है ना। इतनी बड़ी बहियां देखने की बजाय फाइनल अकाउंट को समराइज है जो कि 2-3 पेज देख लो, पता लग जाएगा बिजनेस से क्या लेना क्या देना है, क्या प्रॉफिट है। तो ये समरी कर देता है, ब्रीफिंग कर देता है, दैट इज समराइजेशन या एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये उसको ब्रीफ कर देता है, फाइनल अकाउंट बनते हैं। तो ये हर चीज पे एक चैप्टर है, जर्नल पे, कैश बुक पे, सब्सिडरी पे, लेजर पे, ट्रायल बैलेंस पे, फाइनल अकाउंट पे, सब चीज पे अपने पास एक चैप्टर है। फिर इनके बेस पे एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। थोड़ा टिपिकल है, एरर हो गया, कटिंग करनी नहीं अकाउंट में, कैसे ठीक करें, और एक बैंक रिकंसिलेशन इसी से रिलेटेड है, अकाउंटिंग प्रोसेस से। चलो इनके चैप्टर पर साथ साथ देखते चलेंगे, बट फिलहाल मैं ट्रायल बैलेंस की डिस्कशन कर रहा हूं। जर्नल एक एक क्लास के ही हैं, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक, ज़्यादा नहीं है। चलो छोटे छोटे टॉपिक है। तो ट्रायल बैलेंस की डिस्कशन शुरू कर रहे थे हम। टीबी ट्रायल बैलेंस को अच्छे से समझना जरूरी है, फाइनल अकाउंट बनाने हैं तो। फाइनल अकाउंट में पढ़ते हैं वैसे हम डेबिट क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या आता है, सबसे जरूरी चीज, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो डेबिट बैलेंस है या तो एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं या फिर क्या है, एसेट्स। सबसे बड़ी आइडेंटिटी है किसी चीज का ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में क्या करना है, उसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है कि ट्रायल बैलेंस को देखो कि भाई उसके डेबिट में कुछ भी है या तो वो असेट है या फिर क्या है, एक्सपेंस है। और अगर क्रेडिट में कुछ है, क्रेडिट में, तो वो क्या है, या तो इनकम्स हैं, गेन है, या फिर क्या है, लायबिलिटीज। बस इस चीज को आप हमेशा माइंड में रखो। सारे क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में, सारे डेबिट बैलेंस डेबिट में। कहां से बैलेंस देखने हैं आपने, टीवी में बैलेंस आएगा, इन टीवी बैलेंसेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेजर बुक। लेजर से जो भी डेबिट क्रेडिट, जैसे कैश का डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, तो इसके डेबिट में आ जाएगा। बैंक का दोनों हो सकता है, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट या डेबिट, जो भी वो आ जाएगा। डेटर का क्या लेने हैं, डेबिट में, परचेज डेबिट में। सेल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा क्योंकि सेल ऑलवेज क्रेडिट होती है, बेचते हैं तो क्रेडिट में। तो ये समरी है, इसमें सारे क्या आते हैं बैलेंस, लेजर से आते हैं और कैश बुक से भी बैलेंस आ सकता है, क्योंकि लेजर जैसी है कैश बुक में दोनों फीचर हैं। प्राइमरी बुक भी है, जैसे जर्नल में लिखते हैं आप पास सबसे पहली एंट्री, कैश बुक में लिख रहे हैं कैश की, बैंकिंग, और ये अपने आप में एक अकाउंट भी है। कैश बुक बनने के बाद कैश या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है ना, तो इसमें दोनों क्वालिटी हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रही है फर्स्ट एंट्री को कैश वाली, बैंक वाली को, और अकाउंट भी बना रही है, कैश और बैंक का बैलेंस भी निकाल रही है। तो इस कैश बुक में दोनों फीचर हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी बुक का काम लेजर का भी करती है। तो कैश बुक से एंट्री आ जाएगी और सारी लेजर से एंट्री आ जाएगी, उठा के किस में डाल देंगे, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है तो एक्सपेंस है या लॉसेस है, असेट्स है। क्रेडिट है, इनकम है या लायबिलिटी। पहली बात तो ये माइंड में अच्छे से सेट कर लो। दूसरी बात, ट्रायल बैलेंस हैज ऑल अकाउंट्स, चाहे वो नॉमिनल हो, चाहे वो रियल अकाउंट हो, चाहे वो पर्सनल हो,
इसमें सारे अकाउंट के बैलेंसेस आते हैं, नॉमिनल, रियल, पर्सनल। और आप जब फाइनल अकाउंट बनाते हो, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, इनका बैलेंस नेक्स्ट ईयर नहीं जाता। बैलेंस नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नेक्स्ट ईयर में नहीं शिफ्ट होता। ये सारे नॉमिनल ट्रेडिंग P&L में डेबिट या क्रेडिट होके खत्म हो जाते हैं। जितने भी रियल और पर्सनल बचे, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट जितने भी बचे, ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इनको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पड़े रहते हैं। बैलेंसेस आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर जाते हैं। जैसे कि रियल अकाउंट में क्या आ गया? बिल्डिंग आ गई, मशीन आ गई, कैश हो गया, ये बैलेंस। पर्सनल में डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये चीज़ें पर्सनल अकाउंट है, जर्नल का चैप्टर बताएगा। तो ये सारे जो रियल और पर्सनल है ये बैलेंस शीट में जाते हैं और ये नेक्स्ट ईयर बैलेंस ट्रांसफर होते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। जितने भी नॉमिनल अकाउंट है जैसे कि सेल, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एटसेट्रा, ये सारे नॉमिनल अकाउंट कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग P&L में जाके खत्म हो जाएंगे। तो यानी ट्रायल बैलेंस एक समरी है, सारे नॉमिनल, रियल और पर्सनल अकाउंट इसमें होते हैं। डेबिट में लॉसेस और असेट्स हैं, क्रेडिट में इनकम और लायबिलिटीज हैं। तो आप ये देखो, इसकी दोनों साइड हमेशा अग्री करनी चाहिए। मान लो डेबिट साइड में जो आ रहा है, मान लो ये एक आइटम 70,000 की है, फिर कोई 1 लाख रुपए की है, कोई 150 की है, इस तरह काफ़ी एंट्रीज हैं। 320 क्रेडिट साइड में जो एंट्रीज हैं, मान लो कोई 80,000 है, कोई 160 है, कोई 40,000 है, कोई 30,000 है, कितना हो गया? 70, 140, 210, ये देखना 240, 280, 310, इधर 320। तो भैया ये तो 310 आ रहा है, 3,10,000 आ रहा है। ये 320 अग्री करना चाहिए, टैली होना चाहिए, बट ट्रायल बैलेंस इज स्टिल टू बी टैलीड। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है। आप अभी हिम्मत नहीं हारते कि नहीं टैली होता तो सस्पेंस में डालो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू डिटेक्ट द कॉज ऑफ डिफरेंस। क्या कॉजेज हैं डिफरेंस के, कोशिश करो। आपका अकाउंटेंट क्या करेगा, उसे समझाओ भैया ऐसा कर, तू सारे अकाउंट में लग जा, सारी सब्सिडी, जर्नल, कैश बुक में 10,000 की एंट्रीज छान दे, अच्छे से चेक कर दे। 10,000 की कोई एंट्री ऐसी तो नहीं मैनुअल बहियों में, क्योंकि ये टीवी का फर्क मैनुअल में आता है। जब कंप्यूटराइज काम करो ये ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आ सकता, क्योंकि जब टैली में या बिजी में आप एंट्री डालोगे, आप एंट्री कर रहे हो, जैसे सपोज टैली में डेबिट 40 कर दिया, किसी चीज का क्रेडिट 30, गलती होगी। जब एंटर करने लगे तो एरर ही दिखा देता है टैली सॉफ्टवेयर कि नहीं ये अलाउड नहीं, टैली नहीं होगा, तो वो किए बिना करने नहीं देता डेबिट क्रेडिट बराबर। और डेबिट क्रेडिट बराबर कर दोगे तो कभी हो ही नहीं सकता टीवी टैली ना हो ट्रायल बैलेंस। तो कंप्यूटराइज सिस्टम में नहीं होता कि ट्रायल बैलेंस टैली ना हो। ये प्रॉब्लम किस में आती है? मैनुअल। जब आप बहियां बनाते हो, मैनुअली बुक्स बनाते हो, तो उस केस में ये दिक्कत आती है। टीवी टैली कई बार नहीं होता। ओके चलो, मैनुअल बना रहे हैं आप और ये 320 ये 310 बहियां बना रहे हैं तो ही फर्क आया। और आपने अपने अकाउंटेंट को कहा भाई छान दे अच्छे से सारी बुक्स देख ले, वो लग जाता है 10,000 10,000 10,000 10,000, जहां 10,000 आया रुक गया, देखता है ध्यान से एंट्री पूरी सही हुई है, पता लगा सही, फिर आया 10,000 रुक गया, फिर सही, उसने सारी चेक कर दी, 10,000 हाईलाइट भी कर दी, कह सर आप देख लो सब टैली है, कोई फर्क नहीं, चलो नहीं मिला तो उसको को ऐसा कर 5,000 वाली एंट्री देख, क्या पता कोई 5,000 क्रेडिट करना था, जल्दबाजी में वो 5,000 डेबिट कर दिया हो। ढूंढा तो पता लगा एक क्रेडिटर के क्रेडिट में एंट्री ना करके बाय परचेज डेबिट में कर दी 5,000 की। तो अब गलती समझ में आ गई कि क्रेडिट साइड में 5 लिखा नहीं और उल्टा डेबिट में 5 लिखने से डेबिट साइड एक्स्ट्रा है 10। गलती ठीक करो, क्रेडिटर में 10,000 रुपये बढ़ाओ, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो ऐसा, लेकिन मान लो वो 5-5 की भी एंट्री सारी सही निकली, पूरी कोशिश करने पे भी एरर पता नहीं लगा, तो अब मजबूरी है, फाइनल अकाउंट तो बनेंगे नहीं, तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको टैली तो करना ही पड़ेगा।
बैलेंसिंग फिगर क्या करो, 10,000 रुपये इधर डाल दो, 3 20 पूरे कर दो, 320 पूरे कर दो, 3,20,000 ट्रायल बैलेंस में डाल दिया, बराबर कर दिया सस्पेंस। ये कौन सा बैलेंस है देख के बताओ, ये कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिटर थे, ये डेटर थे, ये परचेज थी, ये सेल थी, ये कैश बैंक था, ये कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे। ये 10,000 रुपये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? देखो 10,000 क्रेडिट साइड में डाल दिया, 10,000 रुपये सस्पेंस का, ये डेबिट बैलेंस है कि 10,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है? सोचो बताओ, ये नेचर ऑफ अकाउंट बताओ, डेबिट के क्रेडिट, कौन सा बैलेंस है ये बताओ, रिप्लाई मी। डेबिट बैलेंस है। एक कह रहे हैं, तमन्ना कह रही है क्रेडिट, पारुल कह रही है डेबिट, कौन सा बताओ? सस्पेंस में ये 10,000 जो आया है, वेदर इट इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, बताओ कौन सा बैलेंस है ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई लोग गलत करते हैं इसमें। भूषण कह रहे हैं डेबिट है, लवप्रीत कह रही है डेबिट है, धीरज डेबिट है, डेबिट है, डेबिट है, दीपिका कह रही है डेबिट है। तो ही तो आईसीआई ने सिलेबस में ये चैप्टर डाले, क्योंकि +2 लेवल में इस तरह की टेक्निकलिटी जो है आपने कवर नहीं की। 1-2 स्टूडेंट को छोड़ के बाकी सारे रॉन्ग हैं। ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है मोस्टली। आप इसमें से ये देखो, एक रिप्लाई दे रहा है सर डेबिट साइड एक्सेस है, दैट्स व्हाई इट्स अ डेबिट बैलेंस। लॉजिक लेजर वाला लॉजिक लगा रहे हो आप। लेजर में ये लॉजिक होता है, लेजर अकाउंट में, कि सर राम का अकाउंट बना रहे हैं, राम के अकाउंट में 1 लाख है, फिर 50 है, क्रेडिट में 80 है सर और 35 है, 80 है और 150 हो गया और सपोज 65 है। तो सर इसके डेबिट में 150, डेबिट में 150 तो क्रेडिट में 145। सर 5,000 ये कौन सा बैलेंस है? बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। ये तो अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस में ये कहां जाएगा डेबिट बैलेंस? राम का अकाउंट बनाऊं तो ये कहां जाएगा? 5,000 डेबिट में जाएगा, डेबिट बैलेंस है, सही है। पर ये अकाउंट कहां है? इट्स द समरी ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट। आप बताओ ये किधर लिखा हुआ है मैंने? 1.5 लाख रुपए डेबिट में, तो क्या ये क्रेडिट बैलेंस है? 1.5 लाख रुपए डेबिट में पड़ा है, डेबिट बैलेंस। ये डेबिट में है तो डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट में है तो क्रेडिट बैलेंस। अगर मैं सस्पेंस का अकाउंट बनाऊं नेक्स्ट ईयर सस्पेंस का अकाउंट बनाऊं तो बोलो ये बैलेंस किधर आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 10,000 रुपए। याद रखना ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस है, ये समरी है डेबिट क्रेडिट की। ये कोई अकाउंट नहीं है टी शेप वाला अकाउंट, राम अकाउंट की तरह कि डेबिट साइड ज्यादा है, अच्छा नहीं लग रहा, बराबर करने के लिए क्रेडिट में लिख दिया, पर डेबिट साइड एक्सेस है। सर ये डेबिट बैलेंस है, गलत। ये लेजर है, इसमें होता है ऐसा। ये टीवी है, इसमें डेबिट साइड में सारे डेबिट बैलेंस है। नेक्स्ट ईयर जब मैं डेटर का अकाउंट बनाऊंगा तो क्या करूंगा? नेक्स्ट ईयर डेटर अकाउंट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, तो इस तरह से कैश का अकाउंट बनाऊंगा तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 150, क्रेडिट आउटस्टैंडिंग का बनाऊंगा तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 40। ये सारे क्रेडिट बैलेंस हैं, ये सारे डेबिट हैं। तो याद रखना ये डेबिट साइड में है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट में तो क्रेडिट। फिलहाल ये क्रेडिट में है तो ये कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है सस्पेंस का। तो नेक्स्ट ईयर अगर अकाउंट बनाऊं तो सस्पेंस काउंट आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ठीक है ना? इस तरह से है। समझ आया? किसी को डाउट? तो इस तरह से आपको आंसर पता लग जाएगा। कुछ लोग बाद में रिप्लाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आंसर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इवन मेरे पास तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती हैं। अब तो हमारा वीडियोस जो हैं वो FB पे क्या है,
ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बच्चे देख लेते हैं कहाँ कहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती हैं, मैसेंजर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, सर ये इसका लॉजिक बता दो। ऑल ओवर सिरसा के आसपास के भी जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फ़ोन करके लॉजिक पूछते हैं, सर शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट कौन सा अकाउंट है सर, नॉमिनल, रियल के पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है वो। तो टीचर भी लॉजिक, क्योंकि बच्चे आजकल अवेयर हो गए, वो आंसर निकालने से मतलब नहीं रखते, वो लॉजिक पूछते हैं। तो एक टीचर ने बताया मुझे, क्या सर मैं एक इंटरव्यू में गया तो उसमें ये पूछा उन्होंने मुझसे, अब अगले ने इतना सोचा नहीं होता, आंसर निकाले होते हैं, इतनी चीज सोची नहीं होती कि शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का नेचर ऑफ अकाउंट पूछ लेगा कोई, कभी सोचा ही नहीं। एंट्री की है बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंट्रीज की है, एंट्री करवा लो, लेकिन लॉजिक नहीं पता तो वो लॉजिक पूछे जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा लॉजिक है। ओके चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला रिप्लाई दे दिया। ओके अब बताओ मुझे ये 10,000 नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि पर्सनल। हालांकि ये स्टार्टिंग की क्लासेस में कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ है। तो नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ये जो 10 है ना, नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट या टाइप ऑफ अकाउंट कह दो, टाइप ऑफ अकाउंट। मैं ये पूछने चाह रहा हूं कि ये नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, रियल के पर्सनल। बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, इवन सीएस जाते हैं इंटरव्यू फेस करते हैं वहां भी पूछ लिया जाता है, और अकाउंटिंग जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे अक्सर पूछा जाता है कि सस्पेंस का नेचर क्या है, नॉमिनल, रियल, पर्सनल। रिप्लाई मी, इसका नेचर टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है सस्पेंस का, नॉमिनल, रियल के पर्सनल? रिप्लाई करो क्या है, और रिप्लाई करो, 5-7 इकट्ठे रिप्लाई करो, फिर डिस्कस करते हैं। देखो जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लास लगाई है वहां पे ये डिस्कस हो चुका है पहले, फिर भी और रिप्लाई दो। रियल, सार्थक कह रहे हैं नॉमिनल, गीतांशु कह रहे हैं रियल, और रिप्लाई करो। नेचर ऑफ सस्पेंस कौन सा है, नॉमिनल, रियल के पर्सनल? मैटर ये नहीं मैं क्वेश्चन तो बहुत जल्दी करवा दूं इस ट्रायल बैलेंस के, बात ये है हमें अच्छे से क्यों सिलेबस में दोबारा डाला है +1 का ये टॉपिक, इसीलिए डाला है कि आप उसको हर कॉर्नर पे स्टडी करो, हर पॉइंट। कहीं आप बेसिक में ही अटके हों और आप इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत वास्ट क्वेश्चन और बेसिक आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको वो देखना पड़ जाता है। तो आंसर आ रहा है नॉमिनल, नॉमिनल, एक आ रहा है रियल, एक कह रहा है जी देखना पड़ेगा कौन सा है। वानी कह रही हैं रियल, नुपुर कह रहे हैं नॉमिनल, शुभम कह रहे हैं नॉमिनल, सौरव कह रहे हैं नॉमिनल, और दीपिका कह रही है नॉमिनल, सार्थक नॉमिनल, लेकिन हाँ गीतांशु रियल कह रहे हैं, वानी रियल, धीरज कह रहे हैं देखना पड़ेगा सर एरर कौन सा है। और नेचर, यहां भी आप गलती पे हैं। आपने +1 में मार्क्स 100 लिए होंगे, 98 लिए होंगे या 100 लिए होंगे, लेकिन मार्क्स से कुछ नहीं होता, कंसेप्ट नहीं क्लियर होते, क्योंकि +1 में टीचर भी कई ऐसे ही पढ़ाते हैं बस आंसर निकालने से, वही बुक्स रटी टाइप 20-20 साल से सिलेबस बदला नहीं, टीचर्स को रटे होते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी याद होते हैं, बस वही चले जा रहा है, बेसिक कंसेप्ट में वीक रह जाते हैं आप। बड़े केस हैं +2 में मेरिटोरियस था और सीए में बात नहीं बनी, क्योंकि बात इसलिए नहीं बनती कई बार क्योंकि वो कंसेप्ट क्या है ना करके क्रैमिंग थोड़ा टाइप का सिस्टम ज़्यादा है लेवल। तो चलो काफ़ी लोग गलती में हैं। इसका नेचर नॉमिनल, रियल, पर्सनल कोई भी हो सकता है, एनी ऑफ 3, कोई भी नेचर। हाउ कैन यू से दैट इट इज नॉमिनल? नॉमिनल कैसे कह रहे हो? अगर तो ये एरर पता ही नहीं कहां हुआ है, अगर मैं कहता हूं जल्दबाजी में बिल्डिंग अकाउंट में 10,000 ज्यादा लिख दिया, उस वजह से गलती है, बाकी सब कुछ सही है, तो ये कौन सा अकाउंट है? रियल। मैं कह रहा हूं गलती हो गई है, क्रेडिटर में पैसे कम लिख दिए, क्रेडिटर में कम लिख दिए, बाकी एवरीथिंग एल्स इज ओके, तो फिर ये क्रेडिटर अकाउंट कौन सा होता है? पर्सनल। तो इसका नेचर क्या होगा? पर्सनल। अगर मैं कहूं कि सर सैलरी अकाउंट में अमाउंट ज़्यादा लिख दिया जल्दबाजी में, जिस वजह से सस्पेंस आया है, सैलरी में या वेजेस में या रेंट में, नॉमिनल अकाउंट में गलती हो गई है सर, या सेल में कम लिख दिया सर, बाकी सब सही है, फिर इसका नेचर कौन सा है? नॉमिनल। अगर 2-3 चीज़ें इकट्ठी मिक्स हो गई हों, फिर जब पता ही नहीं कहाँ गलती है, पता होता तो ठीक ना कर लेते,
पता ही नहीं कि बिल्डिंग गलत हुई है, डेटर क्रेडिटर गलत हुए हैं, कोई रेंट सैलरी सेल परचेज गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है मिल नहीं रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं ये नॉमिनल है, रियल है कि पर्सनल? एनी ऑफ थ्री, मिक्स भी हो सकता है, इसकी टाइप ऑफ अकाउंट को डिफाइन मत करना, एनी ऑफ थ्री के ऑप्शन में आएगा, ना कि रियल, नॉमिनल, पर्सनल में। तो धीरज ने यस यही कहा था, डिपेंड करता है सर एरर के ऊपर। यस, तो ये काफ़ी टाइम पहले ये डिस्कशन हुई थी। चलो, तो आपको जो ट्रायल बैलेंस है एक समरी है। किसी ने ये पूछा कि ये कौन सी बुक में बनता है, बनाओ। ट्रायल बैलेंस जो है ये कौन सी बुक में बनता है, कहाँ बनता है ये ट्रायल बैलेंस? रिप्लाई करो फास्ट। ट्रायल बैलेंस कौन सी बुक में बनता है? ट्रायल बैलेंस कहाँ बनता है? ट्रायल बैलेंस बताओ, रिप्लाई करो। ट्रायल बैलेंस जो है कौन सी बुक में तैयार होता है, इसका रिप्लाई करो। रिप्लाई मी, कौन सी बुक में ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं हम? यस, इट्स अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस किसी बुक में नहीं बनता, इट्स अ स्टेटमेंट ओनली, एक अलग पेपर पे बनता है। यानी कि आप लूज पेज लो, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहाँ बनती? किसी बुक में नहीं बनती, लेजर जर्नल या कैश बुक या कहीं नहीं, सब्सिडी ना, वो कैश बुक भी एक पेपर पे बनती है, नॉलेज इंफॉर्मेटिव पर्पस से बनती है। वैसी ट्रायल बैलेंस किसी लेजर जर्नल कैश बुक में नहीं बनता, ये बनता है एक अलग पेपर पे, ये एक स्टेटमेंट है, ना कि फाइनल अकाउंट कौन सा किसी बुक में बनते हैं, किसी बुक में बनते हैं फाइनल अकाउंट ना, वो भी अलग पेज पे बनते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में तो लेजर तक का काम है, उसके बाद उस लेजर से समरी बनाना, तो बैलेंस शीट ये सब लूज पेपर पे अलग से बनते हैं। मींस अगर मैनुअल बुक्स हैं तो ये किसी बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं होते, ना फाइनल अकाउंट, ना ट्रायल बैलेंस, ना ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट। ओके, तो चलो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं आप। डेबिट में सारे एक्सपेंस लॉस लिखेंगे, एसेट्स लिखेंगे, तो क्रेडिट में सारी इनकम। कभी कंफ्यूजन हो तो डेबिट क्रेडिट की गेम जो फाइनल अकाउंट में पढ़ के आए हैं वही है। मान लो कभी कभी कंफ्यूजन हो, बिल्डिंग 70,000, देखना कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं। बिल्डिंग, यहां बिल्डिंग है 70,000, ओके। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग है 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है 20,000। ट्रायल बैलेंस में ये इसका ट्रीटमेंट बता दो इन चीजों का मुझे, इनका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा ट्रेडिंग एंड P&L में और बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा ये बता दो मेरे को, रिप्लाई करो, क्या ट्रीटमेंट होगा। ये दे रखा है बिल्डिंग 70, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 10 और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग ये 20 दे रखा है। बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, रिप्लाई मी। इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा? आपको बिल्डिंग दे रखी है 70, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 10, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 20 दे रखा है। इसका फाइनल अकाउंट P&L और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा ये रिप्लाई आपने करना है। करो रिप्लाई, क्या रिप्लाई बनता है आपके अकॉर्डिंग, करो बताओ। फाइनल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा। रिप्लाई मी, चलो रिप्लाई आ रहा है। बैलेंस शीट में बिल्डिंग प्रोविजन लेस करके शो कर दें, यानी बैलेंस शीट में डायरेक्ट बिल्डिंग 70 लेस 20 करके 50 शो कर दें। बैलेंस शीट में कितना अमाउंट शो करें?
और पी एंड एल में कितना शो करें, या पी एंड एल में कुछ नहीं आएगा, बताओ। ये कह रहे हैं सर बैलेंस शीट में असेट साइड में बिल्डिंग 70, लायबिलिटी साइड में प्रोविजन 10, पी एंड एल में 10। ये आ रहा आंसर, सही नहीं है। बैलेंस शीट में बिल्डिंग 50 और पी एंड एल में डेप्रिसिएशन 10, तमन्ना ये कह रही है। और एक्यूमुलेटेड में कह रहे हैं 10 का डेप्रिसिएशन ऐड कर दो सर। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग में कितना जाएगा, डेप्रिसिएशन 30 का हो जाएगा, डेप्रिसिएशन 30 हो जाएगा। देखते हैं, तो कई सारे आंसर यहां आ रहे हैं। पहली बात देखो, ये ट्रायल बैलेंस है, इसमें जो डेबिट क्रेडिट हुआ है उसको समझो। बिल्डिंग 70 है, इसका मतलब अगर अंदर एक्यूमुलेटेड पड़ा है तो मैं समझ गया ये बिल्डिंग काउंट किस पे है, एट कॉस्ट पे है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं काटा जाता, एक्यूमुलेट किया जाता है। पर मुझे इसकी बात बताओ, ये 10,000 का क्या काम, 10,000 पे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये क्या पड़ा है, डेबिट साइड ऑफ टीबी में पड़ा है, ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो इन टीबी है, इन टीबी जो एंट्रीज हैं, मतलब एंट्री ऑलरेडी पास्ट, इसकी क्या एंट्री हुई है बोलो, टीबी के अंदर है ये एक्यूमुलेटेड और डेप्रिसिएशन, तो इसकी एंट्री क्या हुई होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितने रुपए, 10। इससे साफ पता लगता है कि डेप्रिसिएशन डेबिट होके एक्यूमुलेटेड में जोड़ा जा चुका है, तो ही तो ये अंदर आया डेप्रिसिएशन। तो ये 20,000 में ये 10 जोड़ा जा चुका है, दोबारा ना जोड़ देना, ये एंट्री बनाओ ना। क्या हुई, टीबी के अंदर है तो एंट्री बनाओ, क्या एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ तो ऐसे डेबिट हुआ। टू क्या हुआ होगा, सेट तो बिल्डिंग तो होता नहीं क्योंकि वो तो कॉस्ट पे एक्यूमुलेटेड पड़ा है, तो पक्का क्या हुआ, टू एक्यूमुलेटेड हुआ। तो ये एंट्री हो चुकी है एक्यूमुलेटेड में, और मत कर देना। इसका मतलब नेक्स्ट एंट्री आपको पी एंड एल डेबिट टू क्या करनी है, डेप्रिसिएशन, कितने रुपए की, 10,000 की, ये एंट्री आपको पास करनी है। तो आप डेप्रिसिएशन को पी एंड एल में ले जाएंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितने रुपए, 10,000 खर्चे में जाना है। लेकिन बिल्डिंग जो है असेट में कितनी कॉस्ट की पड़ी है, 70। एक्यूमुलेटेड लायबिलिटी में दिखा दो 20, या लेस करके दिखा दो, एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000, उसमें 10 और ना जोड़ देना, गलत हो जाएगा, उसमें ऑलरेडी एडेड है। जब वो एंट्री हो चुकी है इस 10 की, तो क्या हो चुकी है, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड हो चुकी है, यानी पक्का एक्यूमुलेटेड पिछले वाला 10 था, 10 करंट ईयर की एंट्री होके 20 हो चुका है, और नहीं जोड़ना। एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, एडजस्टमेंट होती यहां ना होता डेप्रिसिएशन, तो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होता, एक्यूमुलेटेड, फिर एक्यूमुलेटेड में जोड़ता और डेप्रिसिएशन पी एंड एल में जाता। तो डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड हो चुकी है, बस आप इसको खत्म कर दो, पी एंड एल में डाल के क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगा। और ये एक्यूमुलेटेड क्रेडिट बैलेंस एज इट इज पड़ा है, ये 70 डेबिट पड़ा है। डेबिट साइड असेट साइड होती है, आपको पता है, असेट साइड डेबिट साइड होती है, लायबिलिटी साइड क्या होती है, लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है, लायबिलिटीज। ठीक, तो आपको ये लायबिलिटीज असेट्स का खेल पता है, लायबिलिटी में दिखा दो 20 को, या असेट में काट के दिखा दो। यानी बहुत बड़ा रोल ट्रायल बैलेंस का है इन चीजों को समझने में। ठीक है, फाइनल काउंट में ब्रीफ डिस्कशन करते हैं ट्रायल बैलेंस की, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस और फाइनल काउंट का चैप्टर दोनों एक साथ पढ़े जाएं, क्योंकि टीबी तो अपने पे फोकस करता है, ट्रायल बैलेंस पे डिटेल में, तो फाइनल काउंट और भी अच्छा हो जाएगा आपको ट्रायल बैलेंस का चैप्टर करने के बाद। ओके, एक्यूमुलेटेड में ऐड होगा और बैलेंस शीट पे बिल्डिंग 30 जाएगी, वो गलत है। डेप्रिसिएशन पी एंड एल में जाएगा 10,000, असेट साइड बिल्डिंग कितने की, 60,000, नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ गलत है। देखो साफ बात है, आप डेबिट क्रेडिट आप याद ना करो चीजों को, आप माइंड में ऐसे ना करो सीधा लेस होना चाहिए, कभी ये कर लिया आंसर नहीं मिला, जैसे वो +1 +2 में बच्चा करता है, आंसर नहीं मिला एक बार दूसरी बार लिख लिया, वो याद करता है चीजों को। आप ऐसे ना करो, डेबिट क्रेडिट का खेल खेलो आप। जर्नल क्या हुई होगी, ये बिल्डिंग डेबिट है, इसको मैंने कहीं डेबिट क्रेडिट किया, अब नहीं ना, डेबिट पड़ी है तो डेबिट साइड क्या है, असेट। क्या बिल्डिंग एक एक्सपेंस है, डेबिट में या तो एक्सपेंस आते हैं या असेट आती है, तो ये बिल्डिंग क्या है, एक असेट।
कितने रुपए की सेट है ये बिल्डिंग? 70,000 रुपए की ये सेट है। और ये जो डेप्रीसिएशन है 10,000 डेबिट है, या तो ये असेट है या क्या ये 10,000 रुपए एक खर्चा, असेट या एक्सपेंस, तो ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस P&L में जाएगा 10। ये 20 क्या है? क्रेडिट बैलेंस। या तो ये इनकम है या लायबिलिटी है। क्रेडिट की चीजें या तो इनकम होती हैं या लायबिलिटी। तो इनकम कहां से होगी? इट्स अ लायबिलिटी, इसे लायबिलिटी साइड में दिखाना चाहिए 20,000, पर ट्रेंड ऐसा है कि लायबिलिटी में ना दिखा के ये क्रेडिट बैलेंस बिल्डिंग असेट में से काट के दिखा दिया जाता है, पर चीज आपको पता है तो ये लेस करके दिखा दिया जाता है। तो इस तरह से आपको यहां पता लगता है कि किस तरह से इसे एडजस्ट करना है। इसकी एंट्री क्या हुई है? डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड हुई है। क्लियर? अगर ये एक्यूमुलेटेड ना होता, लो क्वेश्चन बदल दिया मैंने, अब बोलो अंदर पड़ा है डेप्रीसिएशन, क्या हुआ होता है? एक्यूमुलेटेड नहीं है अंदर। लो अब बताओ क्या करूं? सारी एंट्री दोबारा बताओ। मैंने क्वेश्चन बदल दिया, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000, बिल्डिंग 70, इसका मतलब ये डेबिट है, डेप्रीसिएशन डेबिटेड इन P&L, तो इसकी एंट्री ऑलरेडी क्या पास हुई है? एंट्री ऑलरेडी पास्ड, इसकी एंट्री पास हो चुकी है। क्या? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। अब बिल्डिंग किस पे है? पक्का ये बिल्डिंग अब WDV पे है, क्योंकि यहां पे कोई एक्यूमुलेटेड नहीं पड़ा, ये एट WDV है। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ तो ही तो ये 10 डेबिट में पड़ा है, तो डेप्रीसिएशन डेबिट हुआ तो क्रेडिट क्या हुआ? एक्यूमुलेटेड क्रेडिट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे कोई एक्यूमुलेटेड है ही नहीं, एक्यूमुलेट करने का रूल ही नहीं बताया। 10,000 बिल्डिंग में से कट चुका है। ओके, नेक्स्ट एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन कितने रुपए? 10,000। तो TB का गेम है सारा, ट्रायल बैलेंस का, उससे पता लगेगा क्या करना है ट्रीटमेंट। 10 और बिल्डिंग में कितना आ जाएगा? बिल्डिंग 70 की 70, दोबारा कम ना कर देना, वो एंट्री हो चुकी है। क्या हो चुकी है? डेप्रीसिएशन टू बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग पक्का 80 की पड़ी थी, 80 की शुरू में, 10 करंट ईयर में डेप्रीसिएशन डेबिट हुआ टू बिल्डिंग, बिल्डिंग कट के कितनी रहेगी? 70 की रहेगी। आपको ये चीज माइंड में रखनी पड़ेगी। आप जर्नल करो, सोचो क्या एंट्री हुई, या एडजस्टमेंट में है तो क्या एंट्री होनी चाहिए, तो आपको वो सोचना पड़ेगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ओके, आप देखो ऐसे लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी काउंट 1 लाख, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 30,000। तो मैं समझ गया ये क्या चीज बात कर रहा है। ये आप समझ लो कि डेप्रीसिएशन क्रेडिट में कैसे आ जाएगा। डेबिट में क्या आइटम है? खर्चा होता है वो, तो या तो ये क्रेडिट है, इनकम है ये 30, या फिर ये लायबिलिटी। बोलो क्या है? क्रेडिट है, या तो इनकम है या ये लायबिलिटी। तो ये डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट पड़ा है, तो इसका क्या मतलब निकलता है ये आप सोच के बता दो। तो मैं समझ गया ये क्या है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, क्योंकि नाम के साथ प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड नहीं लिखा तो हम समझे नहीं। क्या हम समझ गए? ये क्रेडिट में तो कौन सा हो सकता है? एक्यूमुलेटेड। तो मैं समझ गया कि मशीन की कॉस्ट कितनी है? लाख रुपए, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना है? 30। ये चीज है। ये डेप्रीसिएशन वर्ड से ये ना समझ लेना कि सिर्फ करंट डेप्रीसिएशन है, इट्स अ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ओके, अब हमें कह दे चार्ज डेप्रीसिएशन 10% पर एनम बाय WDV मेथड। WDV मेथड से डेप्रीसिएशन लगाना है, तो आप मुझे WDV बताओ प्लांट एंड मशीनरी की क्या होगी। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट अपनी 1 लाख है, लेस एक्यूमुलेटेड कितना दिख रहा है? अंदर एक्यूमुलेटेड दिख रहा है 30। तो WDV कितनी है प्लांट एंड मशीनरी की? 70। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी करंट ईयर का कितना? 70 का 10% पर एनम लगाने को कह रहा है, तो 7,000 लगेगा। क्लोजिंग WDV कितनी बचनी चाहिए? 63। जर्नल बनाओ, ऐसे WDV बनानी पड़ेगी एक्यूमुलेटेड काट के। जर्नल डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन,
कितने रुपए? 7,000। यानी आप P&L में कितना ले जाएंगे? टू डेप्रीसिएशन। कितने रुपए? 7,000 आप P&L में ले जाएंगे। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, तो वहाँ पे आप डेप्रीसिएशन कितना डालेंगे? तो यहाँ पे आप डेप्रीसिएशन 7,000 रुपये डालेंगे। ओके। और बैलेंस शीट में कॉस्ट कितनी है? 1 लाख लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना हो गया? देखो पहले था 30,000 और क्रेडिट हो गया एडजस्टमेंट में 7, तो कितना हो गया ये? 37,000। तो ये कितने की बच गई? प्लांट एंड मशीनरी की WDV 63। तो आपको पहचानने की जरूरत है ये क्रेडिट है तो क्या है, ये आप पहचान लो। समझ आया? इस तरह से आपको टीबी के अंदर एंट्री करनी है। सैलरी डेबिट 24,000, 2,000। इसका P&L और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा ये बता दो। ये P&L है, ये बैलेंस शीट है। सैलरी डेबिट में 24 और क्रेडिट में 2,000, मतलब बताओ। डेबिट में 24, क्रेडिट में 2। आप खुद एनालाइज करो कि ये क्या चीज कहना चाह रहा है इसके रिगार्डिंग, बताओ फटाफट। सैलरी के डेबिट में 24 और क्रेडिट में 2। क्या ये हो सकता है कि 2,000 पे प्रोप्राइटर ने कहीं नौकरी की, वो सैलरी आई हो, सैलरी क्रेडिट में पड़ी हो ट्रायल बैलेंस के? क्या ये पॉसिबल है कि 2,000 पे सैलरी प्रोप्राइटर को कहीं नौकरी करके आई हो, क्रेडिट है तो या इनकम है या लाइबिलिटी? क्या पता इनकम हो ये 2,000। इज इट पॉसिबल? एक स्टूडेंट कह रहा है जी P&L में 26,000 रुपये जाएगा। सीधा आंसर लो सर, मीनिंग छोड़ो, आंसर लो हमसे। ये 26 P&L में जाएगा सर। चलो, एक कह रहे हैं P&L में 24 जाएगा, लाइबिलिटी में 2,000 जाएगा। बैलेंस लाइबिलिटी 2 लाइबिलिटीज में जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट में, और P&L में 24 जाएगा। चलो उस क्वेश्चन को देखो। मैं कह रहा हूं 2,000 कहीं से आई हो, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। प्रोप्राइटर कहीं नौकरी करे तो वो बिजनेस के अंदर इनकम कैसे आ जाएगी? मेरी एक दुकानदारी है, साथ में मैं 2 घंटे कहीं जॉब करूं तो ये मेरी कैपिटल अकाउंट में जाके ऐड होगा, एडिशनल कैपिटल। ये दुकान की इनकम कैसे हो जाएगी? क्या दुकान की इनकम है? मैं कहीं प्रोप्राइटर जॉब करूं तो ये दुकान की इनकम कैसे हो जाएगी? ये मेरी क्या है? पर्सनल। तो ये दुकान की इनकम में जाने वाला नहीं है 2,000, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी ये पक्का क्या है? वो केस पॉसिबल नहीं है। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो आप मुझे बताओ ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एंट्री क्या हुई होगी? सोचो, इसकी एंट्री हुई होगी, सैलरी डेबिट हुई होगी 2,000, 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी हुई होगी, तो ही आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है। एक बात बताओ, सैलरी 2 यहां डेबिट हुई होगी तो इससे पता लगता है 2 ये डेबिट हुई, तो बाकी सैलरी डेबिट में कितनी है? 24। ये सैलरी एडजस्ट हो चुकी है, अंदर क्रेडिट है, आउटस्टैंडिंग 2 अंदर है, यानी कि ऑलरेडी एडजस्टेड है इन सैलरी में ऑलरेडी एडजस्टेड है। इसकी एंट्री क्या हुई है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इसका मतलब आपने सैलरी डेबिट टू कैश कितने दिए? अगर मैं 24 लिख दूं तो डेबिट 26 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डेबिट क्या 24 तो दे रखा है, 2 ये काट दूं तो ये 22 है। तो सैलरी डेबिट 22 टू कैश 22 हुआ होगा। ये क्रेडिट में 2,000 कैसे आए क्रेडिट होके? ये देखो, ये 2,000 क्रेडिट होके आए कि सैलरी डेबिट हुई। तो P&L में कितनी चलेगी सैलरी? P&L में चली जाएगी 24। यस, तो P&L में आप सैलरी लिखेंगे कितने रुपए? 24। 2,000 आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिट पड़ा है वो लायबिलिटीज में कितनी आ जाएगी? 2,000। ये आपको समझना पड़ेगा कि टीबी के अंदर है तो उसकी एंट्री क्या हुई होगी। ये इनकम वाली सैलरी रिसीव नहीं हो सकती, समझ लो।
प्रोप्राइटर को सैलरी रिसीव कैसे हो जाएगी, दुकानदार को अगर होएगी भी कहीं तो उसकी कैपिटल में एडिशनल कैपिटल मानी जाती है, सैलरी हेड नहीं आएगा, उसको दुकान पे ले आया पैसे नौकरी के, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ना कि सैलरी। दुकान नौकरी कर सकती है क्या कहीं, नहीं, तो दुकानदार की नौकरी की सैलरी अगर वो दुकान पे ले भी आया तो शॉप को एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दैट विल बी कंसीडर एज एडिशनल कैपिटल। क्लियर, उसे सैलरी नहीं कहता। तो इसलिए ये सैलरी कौन सी है, पक्का आउटस्टैंडिंग में समझ गया, डेबिट वाली सैलरी पेड और आउटस्टैंडिंग टू, अंदर क्रेडिट है तो इसकी एंट्री ये हो चुकी है सैलरी टू आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी टू कैश कितनी होगी, बैलेंस 24, डेबिट है टोटल तो 2 वहां डेबिट हुआ होगा आउटस्टैंडिंग में, तो बाकी इसका 22 का पेमेंट अपने कैश किया होगा, तो सैलरी पी एंड एल में 24 की गई। इस तरह से आप क्या है इसे कर सकते हैं। तो ठीक है, सैलरी को इस तरह से शो नहीं करते। तो चलो कल कंटिन्यू करते हैं इसको, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, डिटेल्ड अपन डीपली पढ़ने जा रहे हैं इसको, आंसर निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें कंसेप्ट पढ़ने हैं, कुछ एडजस्टमेंट एंट्री फाइनल अकाउंट की यहाँ और डिस्कस करनी है हमने, ताकि फाइनल अकाउंट में भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी इस चीज़ की। टीबी का चैप्टर तो होएगा ही हमारा, ठीक है, ओके।